आज की हमारी क्लास HTP फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की है। और एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, जिसे अपन इंग्लिश में सेल डिवीजन भी कहते हैं। यानी पशुओं में कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है और उसका इम्पोर्टेंस या क्या महत्व है। तो ये कोशिका विभाजन है जो आपके जेनेटिक्स का चौथा चैप्टर है। और कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। तो कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, दूसरा है समसूत्री विभाजन और तीसरा है आपके अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। यानी कोई भी सजीव है, उस सजीव की अगर वृद्धि या उसमें डेवलपमेंट होगा तो वो किस पे निर्भर करता है, वो उसकी कोशिकाएं और कोशिकाओं के संगठन, उनकी वृद्धि और उनकी संख्याओं पर निर्भर करता है। तो प्रत्येक सजीव की वृद्धि एवं परिवर्धन उसकी कोशिकाओं के कोशिकीय संगठन, वृद्धि एवं गुणन पर निर्भर करता है। अब अपन देखते हैं कि कोशिका विभाजन किसे कहते हैं। यानी जब एक कोशिका अपने निश्चित आकार तक पहुंच जाती है तो उसमें विभाजन होता है एवं पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, जब एक कोशिका अपने निश्चित आकार तक पहुँच जाती है तो उसमें विभाजन होता है एवं पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं। अब अपन देखते हैं कोशिका विभाजन का इतिहास या कोशिका विभाजन से संबंधित कुछ सामान्य टर्मिनोलॉजी, यानी कोशिका विभाजन के इतिहास से जुड़े हुए कुछ शब्द जिनके बारे में कौन कौन से वैज्ञानिक ने कब कब बताया था। तो कोशिका विभाजन के इतिहास में सबसे पहले अपन देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज रीमे नामक वैज्ञानिक ने की थी। असूत्री विभाजन की खोज रीमे नामक वैज्ञानिक ने की थी। असूत्री है ये, अर्धसूत्री नहीं है, असूत्री, जिसको इंग्लिश में एमाइटोसिस कहते हैं। असूत्री विभाजन की खोज रीमे ने की थी। दूसरा पॉइंट है आपके माइटोसिस शब्द 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया। माइटोसिस शब्द 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अर्धसूत्री विभाजन शब्द का उपयोग 1905 में फार्मर तथा मुरे नामक वैज्ञानिक ने किया। अर्धसूत्री विभाजन शब्द का उपयोग 1905 में फार्मर और मुरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट है इंटरफेज या अंतराल अवस्था को 3 प्रावस्थाओं में, 3 प्रावस्था कौन कौन सी है, G1, S और G2। अपन आगे कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक तो होती है डिवीजन फेज और एक होती है इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब होता है विश्राम अवस्था, और ये विश्राम अवस्था है। इस विश्राम अवस्था को G1, S और G2 3 प्रावस्थाओं में किस वैज्ञानिक ने बांटा था, तो उस वैज्ञानिक का नाम है आपके हावर्ड तथा पेल्क नामक वैज्ञानिक ने 1953 में इंटरफेज को 3 प्रावस्थाओं G1, S और G2 में बांटा। नेक्स्ट आपके स्ट्रासबर्गर ने 1898 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एवं टीलोफेज अवस्थाओं का नाम दिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाओं के बारे में किसने बताया। तो इन अवस्थाओं के बारे में स्ट्रासबर्गर ने
1898 में बताया था। नेक्स्ट आपके स्लिचर तथा वाइटमैन ने कैरियोकाइनेसिस व साइटोकाइनेसिस शब्दों का उपयोग किया। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक या केंद्रक द्रव्य का विभाजन, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका या कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस शब्दों का उपयोग किसने किया था? स्लिचर और वाइटमैन नामक वैज्ञानिक ने कैरियोकाइनेसिस व साइटोकाइनेसिस शब्दों का उपयोग किया। नेक्स्ट है कि कियाजमेटा की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो जॉनसन ने 1993 में कियाजमेटा की खोज की। कियाजमेटा की खोज जॉनसन ने 1992 में की थी। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया भाई। जो कियाजमेटा है उस कियाजमेटा की खोज जॉनसन ने 1992 में की थी, 1992 में की थी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि क्रॉसिंग ओवर के बारे में मॉर्गन और कैसल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्रॉसिंग ओवर के बारे में मॉर्गन एवं कैसल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि गुणसूत्रों के मध्य जीनों के आदान प्रदान की घटना है, उसको क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। नेक्स्ट है मुरे नामक वैज्ञानिक ने साइनेप्सिस की खोज की या सिनेप्सिस की खोज की। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मुरे और उस वैज्ञानिक ने सिनेप्सिस की खोज की। नेक्स्ट है आपके डार्लिंगटन ने विभाजन अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया। डार्लिंगटन नामक वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने विभाजन अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया। नेक्स्ट है आपके मोसिस नामक वैज्ञानिक ने 1956 में सिनेप्टोनिमल जटिल या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की खोज की। मोसिस नामक वैज्ञानिक ने 1956 में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की खोज की। तो ये आपके जो कोशिका विभाजन से संबंधित जो सामान्य इतिहास था वो कंप्लीट हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन की परिभाषा मैंने पहले आपको बता दी कि ये वह कोशिका है वो अपने निश्चित आकार तक पहुंच जाती है तो उसमें विभाजन होता है और उस विभाजन के फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इस पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि एक नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यानी नई कोशिका किससे बनेगी? पहले से उपस्थित कोशिका है उस कोशिका की वृद्धि होगी और उसमें परिवर्धन और गुणन होगा, उसके फलस्वरूप पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। अब अपन बात करते हैं सेल साइकिल या कोशिका चक्र की। तो ये कोशिका चक्र का जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसका दूसरा डायग्राम है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूंगा। जहाँ तक आपको इसमें कुछ देखने की कोशिश करना, अगर आपको कुछ दिख जाए तो ठीक है, नहीं दिखता है तो मैं आपको दोबारा से अवेलेबल करवा दूंगा। ये यहाँ पे देखो एम फेज दे रखी है, ये एम फेज है, ये जी फेज है और ये डीएनए संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण कोशिका विभाजन की एस फेज में होता है। ये इंटरफेज है। इसके अलावा मुझे भी नहीं दिख रहा यहाँ पे क्या है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो कोशिका है उस कोशिका में कितने प्रकार का विभाजन हो सकता है। तो एक कोशिका में 3 प्रकार का विभाजन हो सकता है। एक होता है आपके असूत्री विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन और तीसरा है समसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन है उस असूत्री विभाजन के दौरान कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार समसूत्री विभाजन में भी
गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये जो आपके कोशिका विभाजन से संबंधित कुछ नॉर्मल जानकारी थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो मैंने आपको बता दी। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत असूत्रीय विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।